नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीतिक तपिश अब बढ़ने लगी है और इस कदर बढ़ने लगी है कि महाराष्ट्र का चुनावी रण क्षेत्र महाराष्ट्र मुंबई होने के साथ साथ अब दिल्ली भी होता जा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और दिल्ली से महाराष्ट्र को चलाने की जहां कवायद हो रही है, जहां दिल्ली से महाराष्ट्र की तिपहिया सरकार को, 3 दलों की सरकार को चलाने की कवायद कम से कम पिछले 2 सालों से जो चल रही है, अब जनता के बीच फैसले की बारी आ रही है। 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सब के बीच महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता आज दिल्ली जुट रहे हैं। 3 दिनों तक दिल्ली में महाविकास आघाड़ी के नेताओं का एक मजमा जुटा हुआ दिखाई देगा आपको। आज मंगलवार है और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन देश की राजधानी में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ी व्यूह रचना का गवाह बनने जा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे, जी हां, बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाले, 32 महीनों तक महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री काम करने वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं आज। और आज जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत होनी है। पूरी व्यूह रचना तैयार होनी है इन 3 दिनों में कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसके हिस्से कौन सी सीटें जाएंगी, कौन से मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आम जनता को सीधे सीधे टच करने वाले हो सकते हैं, और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी समेत एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी पस्त दिखाई दे रही है, तो इस लोकसभा चुनाव में पस्त हो चुके गठबंधन को कैसे महाराष्ट्र में 50 के आसपास सीटों पर रोका जाए, इसकी पूरी रणनीति दिल्ली में बनेगी। आज जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कई सारी बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। याद रखिए, ठाकरे परिवार के लोग राजनीतिक चर्चा के लिए बहुत कम मौकों पर, यहां तक कि बाला साहब ठाकरे भी बहुत कम मौकों पर दिल्ली आते थे। उद्धव ठाकरे भी बेहद कम मौके पर दिल्ली आते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप होना तो तय है। पहली मुलाकात आज उनकी कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला के साथ है। उसके बाद उनकी मुलाकातों की लिस्ट अगर देखें तो राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के लोगों से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। चर्चाओं पर यकीन करें तो उद्धव ठाकरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली के तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं। आने वाले वक्त में जिस प्रकार की राजनीतिक बिसात महाराष्ट्र में बिछ रही है, 288 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी के बीच में सीट बंटवारे के जो फॉर्मूले पर जो बातचीत चल रही है, उसमें एक चर्चा 96-96-96 यानी 288 सीटों में तीनों के बराबर बराबर सीटों पर लड़ने की है। लेकिन दूसरी चर्चा यह भी है कि बड़े भाई की भूमिका उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी जाएगी, क्योंकि घोषित हो या ना हो, सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो या ना हो, चेहरा उद्धव ठाकरे का ही होगा, इस बात से कोई दो राय नहीं है। उद्धव ठाकरे का चेहरा इसलिए क्योंकि उनके नाम पर महाराष्ट्र में सहानुभूति लहर चल रही है। महाराष्ट्र के लोगों ने उनके 32 महीने के कार्यकाल को देखा है और उस कार्यकाल के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार के कार्यकाल को भी देखा है, और इन दोनों कार्यकालों के पहले देवेंद्र फडणवीस के 2 कार्यकाल, एक 5 साल वाले और एक 80 घंटे वाले, उन दोनों को भी देखा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो सहानुभूति चल रही है, उस सहानुभूति का अधिकतम फायदा, मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे महाविकास आघाड़ी को मिले, ये शरद पवार के बंगले पर काफी हद तक पहले तय हो चुका है। और इस बार भी पूरी संभावना है कि दिल्ली का 6 नंबर जनपद का बंगला यानी शरद पवार का सरकारी आवास महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अगले 3 दिनों तक एक तरफ संसद की कार्यवाही आप देखेंगे, बांग्लादेश की गतिविधियां देखेंगे, और संजय राउत जो पहले से बहुत कुछ बोलते रहे हैं, आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे मुंबई को अडानी के हाथों बेचना चाहते हैं। दरअसल मुंबई के उस मर्म पर हाथ डालने की कवायद है जिस मर्म को लेकर, जिस मुंबईया मिजाज को लेकर, जिस मुंबईकर को लेकर और जिस मराठी मानुस को लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी
इस कदर मुतमईन नहीं हो पाई जिस कदर वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बिसात बिछाई, शरद पवार ने जो व्यूह रचना की, कांग्रेस पार्टी ने जो सपोर्ट सिस्टम में एक बेहद महत्वपूर्ण घटक की भूमिका महाराष्ट्र में निभाई, उसने एक ऐसी इलेक्टोरल तस्वीर, चुनावी तस्वीर खींच दी है जिस चुनावी तस्वीर में उद्धव ठाकरे का चेहरा ही एक पार्टी या एक गठबंधन की शक्ल में है। और जब वो पार्टी या गठबंधन की शक्ल में उद्धव ठाकरे का चेहरा है तो याद रखिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत और उद्धव ठाकरे की मासूमियत और इन सब से आगे बढ़कर किसानों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे और महाराष्ट्र के अपने मुद्दे, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले जाए जाने को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वो सारी परिस्थितियां और इन सब के बीच बीएमसी का चुनाव करवाने में मौजूदा सरकार का नाकाम रहना, ये सारी परिस्थितियां इस दिशा में इशारा करती है कि महाराष्ट्र ही नहीं, कहीं मुंबई की बीएमसी भी तो बीजेपी के हाथ से नहीं निकल जाएगी। क्योंकि अभी तो प्रशासक के सहारे, पर्दे के पीछे से, बिना निर्वाचित प्रतिनिधि के बीएमसी को चला कौन रहा है? स्वाभाविक है कि चलाने का काम वहां की शिंदे सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की सियासत को दरअसल पर्दे के आगे की सियासत जो अब मुंबई से आगे बढ़कर दिल्ली में हो रही है, तो वहां तय होनी है। तो बड़ा महत्व इस बात का है कि उद्धव ठाकरे अकेले नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि संजय राउत होंगे, कोई नई बात नहीं है, संसद की राजनीति वो करते हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे, उनके राजनीतिक वारिस कहे जाने वाले आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे और रोहित पवार की जोड़ी एनसीपी और शिवसेना के भावी नेतृत्व का एक उदाहरण मानी जाती है। ठाकरे परिवार और पवार परिवार के आगे नई पीढ़ी के आने का एक बहुत बड़ा सिंबल मानी जाती है। और उस सिंबल को जब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इंडिया अलायंस के बैनर तले एक ऐसे माहौल में देखने की कोशिश होगी जिस माहौल में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो बैसाखियां नरेंद्र मोदी के साथ लगी है, उन बैसाखियों के अंदर खुद अपने बूते चुनाव मैदान में जाने लायक राजनीतिक ऊर्जा नहीं बची है। और तीसरा, मराठा आरक्षण जो इतना सेंटिमेंटल मुद्दा बन चुका है, इतना संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जिस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक सिक्के के दोनों पहलुओं के तरफ, यानी मराठा आरक्षण, मराठियों का मुद्दा और गैर मराठाओं का मुद्दा और गैर मराठा वोटर्स के बीच ओबीसी के अंदर मराठाओं को डालने की कथित कवायद से नाराज ओबीसी वर्ग का मुद्दा, ये दोनों वोट एक साथ भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने से यदि रह गए तो महाराष्ट्र की सियासत दूसरी दिशा में जाने की संभावना दिख रही है। मराठा वोटरों पर स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे की भी नजर है, उनके साथ भी है, शरद पवार के साथ है ही, कांग्रेस की भी दावेदारी है। वही ओबीसी वोटरों को जाति गणना और दूसरे मुद्दों के सहारे राहुल गांधी साध रहे हैं। और मुद्दे इस तरह से साधे जा रहे हैं तो सियासत नए सिरे से साधी जा रही है। और वही नए सिरे से सियासत साधने की कवायद अगले 3 दिनों तक उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में दिल्ली में दिखनी है। और जो दिल्ली में दिखेगा वो पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो खानदेश का इलाका हो, चाहे मुंबई महानगर का इलाका हो, चाहे विदर्भ का इलाका हो, चाहे मराठवाड़ा का इलाका हो, चाहे कोंकण का इलाका हो, चाहे पुणे बारामती बेल्ट हो, हर जगह उसकी छाप दिखाई देगी। इस रूप में छाप दिखाई देगी जिस रूप में लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, शायद उससे काफी आगे भी दिखाई दे। चुनाव वो भी महाराष्ट्र का चुनाव, वो भी उस दौर में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों के बूते घिसट रही है। और चुनाव महाराष्ट्र में उस माहौल में जिस माहौल में शिवसेना और एनसीपी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी को न सिर्फ तोड़ दिया गया है बल्कि उसके सिंबल को भी टूटे हुए गुट को दे दिया गया है। लेकिन जनाधार टूटे हुए गुट के साथ नहीं जा सका है। और जनाधार जिसके साथ है वो तमाम लोग अब मुंबई के बाद अगले 3 दिनों तक दिल्ली में जुट रहे हैं। दिल्ली की राजनीतिक गहमागहमी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में वैसे ही बढ़नी है। और अब इस बढ़ी हुई गहमागहमी के बीच सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति एक ऐसे दौर में जब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को
अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज तक करार दे दिया, तो सियासत की तीखेपन को आप जब मुंबई से महसूस कर रहे थे तो दिल्ली में महसूस करने के लिए खुद को तैयार हो जाइए। देखते रहिए क्या होता है इन 3 दिनों पर। आज से लेकर परसों तक हमारी नजर बनी रहेगी कि कौन कौन सा खेल इसमें सामने आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।